नमस्कार, आप देख रहे हैं स्पेशल रिपोर्ट और आपके साथ में विजेंद्र सोलंकी। क्या हमास पर हमला, हिजबुल्लाह पर अटैक, सीरिया में कब्जा, हुती पर आक्रमण, क्या इजरायल ने सब आतंकवाद को खत्म करने के लिए, खुद पर हुए हमले का बदला लेने के लिए नहीं किया, बल्कि खुद के साम्राज्य का विस्तार करने के लिए किया? सोचिए जरा, 3000 साल पुराने इजरायल के सपने को वर्तमान में पूरा करने के लिए इजरायल क्या ये सब कर रहा है? क्या यहूदी साम्राज्य की स्थापना कर ग्रेटर इजरायल बनाने के लिए सब किया जा रहा है? इजरायल ने एक नक्शा जारी किया जिसके बाद पूरा खाड़ी देश और मुस्लिम राष्ट्र गुस्से से भर गए। इजरायल के इस नक्शे के बाद इजरायल के खात्मे की बात कर रहे हैं। आखिर इस नक्शे में क्या है और क्या यह नक्शा इजरायल की उस सोची समझी जंगी रणनीति का हिस्सा है जिसकी वजह से उसने सीरिया में तख्ता पलट का अवसर तलाशा, फलस्तीन का खात्मे का प्लान बनाया, लेबनान पर अटैक किया? क्या वो ये सब ग्रेटर इजरायल के सपने को पूरा करने के लिए कर रहा है? और क्या इसके लिए खाड़ी देशों का खात्मा ही ग्रेटर इजरायल की नींव है? तो क्या यहूदी बना मुस्लिम जंग शुरू होने वाली है? अगर ऐसा होता है तो क्या इजरायल का साथ पश्चिमी देश देंगे? क्या अमेरिका इजरायल का साथ देगा और पूरे खाड़ी को इजरायल के जरिए कंट्रोल करने की कोशिश करेगा? या इस बार इजरायल ने पूरे मुस्लिम राष्ट्रों को ललकार कर बड़ी गलती कर दी है? आज हम आपको खाड़ी के अंदर मुस्लिम वर्सेस यहूदी की जंग की शुरुआत का पूरा सच और साथ में इजरायल का पूरा इतिहास बताएं। सबसे पहले जरा इस नक्शे को ही देखिए जो हम आपको दिखा रहे हैं। इस नक्शे के अंदर आपको यहां इजरायल, जो लाल घेरे के अंदर है, इजरायल नजर आ रहा है। उसके बाद इसको गौर से देखिएगा, ये इजिप्ट, ये जॉर्डन, ये सीरिया, वो तुर्की, ये लेबनान। अब चलिए उस नक्शे को दिखाते हैं जिस नक्शे को लेकर मुस्लिम राष्ट्र और खाड़ी देशों के अंदर बवाल मचा हुआ है, क्योंकि उनको ग्रेटर इजरायल का नक्शा बता दिया गया। जरा उस नक्शे के साथ प्रोग्राम को शुरुआत करते हैं। देखिए जरा उस नक्शे के अंदर ये वो नक्शा जिसके बारे में कहा जा रहा है कि 928 ईसा पूर्व का ग्रेटर इजरायल का नक्शा है और जिसे इजरायल ने आधिकारिक तौर पर शेयर किया है। इसके अंदर अब जरा देखिए, ये जो हिस्सा दिखाया जा रहा है, इस हिस्से के अंदर कौन कौन? इसमें तुर्की है, इसमें लेबनान है, इसमें इराक है, इसमें ईरान है, इसके अलावा इसमें मिस्र है और मिस्र के अलावा सऊदी अरब का एक बड़ा हिस्सा इसके अंदर दिखाया गया है। आप सोचिए जरा, कब 929 या 928 ईसा पूर्व के नक्शे को इजरायल आज जारी कर रहा है और उस नक्शे के जरिए यह बताने की कोशिश कर रहा है कि उसको ग्रेटर इजरायल बनाना है। क्या यह इजरायल की वो विस्तारवादी सोच जिसका खुलासा अब हुआ है और जिसके जरिए वो हुती को अटैक कर रहा था, हमास को अटैक कर रहा था, हिजबुल्लाह को अटैक कर रहा था, सीरिया को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा था? क्या उसके पीछे ग्रेटर इजरायल का ही वो सपना था जिसको पूरा कर रहा था? तो चलिए, ग्रेटर इजरायल का 3000 साल पुराना इतिहास क्या है इसको भी जरा समझिए, क्योंकि एक दौर ऐसा भी रहा जब इजरायल था ही नहीं, कोई यहूदी राष्ट्र दुनिया में था ही नहीं। तो 3000 साल पहले ग्रेटर इजरायल कैसे रहा? जरा समझिए। इजरायल के आधिकारिक सोशल मीडिया अकाउंट पर दावा किया गया कि इजरायल साम्राज्य की स्थापना लगभग 3000 साल पहले की गई। इजरायल के पहले 3 राजाओं के, जिनके नाम शाऊल, डेविड और सोलोमन थे, उन तीनों ने 40-40 साल तक कुल 120 सालों तक शासन किया। उनके शासनकाल के दौरान यहूदी संस्कृति, धर्म और अर्थव्यवस्था का विकास हुआ। इनमें 40 वर्षों तक शासन करने वाला पहला राजा शाऊल, जो कि 1050 से 1010 ईसा पूर्व तक राज कर रहा था। दूसरा राजा डेविड, जिसने लगभग 40 वर्षों तक 1010 से 970 ईसा पूर्व तक शासन किया। और तीसरे राजा सोलोमन ने भी
970 से 931 ईसा पूर्व की अवधि में लगभग 40 सालों तक शासन किया। इजराइल के इतिहास में इसे एक महत्वपूर्ण अवधि माना जाता है और इस दौरान संस्कृति, धर्म और अर्थव्यवस्था सहित यहूदी जीवन में विकास की बातें की जाती है। लेकिन यह सब 928 ईसा पूर्व हुआ है, 1000 ईसा पूर्व हुआ है। तो क्या जो नक्शा उस वक्त था, क्या उस नक्शे के आधार पर इजराइल ग्रेटर इजराइल क्या सपना सोच रहा है? अगर इस तरीके के सपने सब सोचेंगे तो एक दौर में भारत अखंड हुआ करता था, एक दौर के अंदर रूस अखंड हुआ करता था, एक दौर के अंदर जो पूरा खिलाफत है, जो खलीफा है, वो अलग हुआ करते थे। तो क्या सब विस्तारवादी सोच के साथ आज के दौर में बाकी देशों के साथ जंग मैदान में उतर जाएंगे? दरअसल द ग्रेट इजराइल, ये थ्योरी कहां से आई? इस थ्योरी को जरा समझिए, क्योंकि इस थ्योरी को थियोडोर हर्जल, जो कि एक यहूदी राष्ट्रवाद थे और उसके संस्थापक थे, उन्होंने इस थ्योरी को जन्म दिया। और थ्योरी क्या थी जरा देखिए। जो थ्योरी थी वो थी प्रोमिस्ड लैंड या ग्रेटर इजराइल के मानचित्र में मिस्र में नील नदी से लेकर इराक में फरात नदी तक का क्षेत्र शामिल है। उनके अनुसार फिलिस्तीन, लेबनान, जॉर्डन, इराक, ईरान, सीरिया, मिस्र, तुर्की और सऊदी अरब भी ग्रेटर इजराइल का हिस्सा हैं और इसे जायोनिज्म थ्योरी कहते हैं। तो जरा यह भी समझ लीजिए कि ग्रेटर इजराइल जो जायोनिज्म थ्योरी के साथ अखंड ग्रेटर की बात करता है, जिसमें कई खाड़ी देश, कई मुस्लिम राष्ट्र आज के दौर में हैं, वो इजराइल पर खंड खंड कैसे हुआ? कैसे इजराइल टूटा? जिस ग्रेटर इजराइल की बात की जा रही है वो टूटा कैसे और एक दौर में इजराइल का अस्तित्व कैसे खत्म हुआ? दुनिया में कैसे एक भी यहूदी राष्ट्र नहीं बचा? और क्या अब इजराइल ग्रेटर इजराइल बन सकता है? इसकी संभावनाओं पर भी बात करेंगे। लेकिन 1931 ईसा पूर्व में राजा सोलोमन की मृत्यु के बाद आंतरिक संघर्षों के कारण साम्राज्य दो भागों में विभाजित हो गया। उत्तर में इजरायली साम्राज्य बना और दक्षिण में यहूदा साम्राज्य। इजराइल का उत्तरी साम्राज्य, जो कि 722 ईसा पूर्व अशूरियों के हाथों में आ गया। दक्षिणी साम्राज्य बेबीलोन के राजा नबूकदनेस्सर, जो कि 568 ईसा पूर्व उनके हाथों में चला गया। इस विभाजन के कारण सदियों तक राजनीतिक संघर्ष हुआ। लेकिन निर्वासन के दौरान यहूदी लोगों ने अपने राज्य को बहाल करने की बार बार मांग की। इस मांग के बाद ही साल 1948 में देश के रूप में इजराइल स्थापित किया गया था। इजराइल आज मध्य पूर्व में एकमात्र लोकतांत्रिक देश है जो विस्तारवादी सोच को आगे बढ़ा रहा है और अब वो तमाम उन राज्यों तक, या कहें कि तमाम उन देशों तक फैलना चाहता है जो कभी ग्रेटर इजराइल का हिस्सा थे। और ये सब शुरू कैसे हुआ? इस मैप से पहले दरअसल इजरायली राजनेता एवी लिप्किन ने एक बयान दिया और उस बयान के साथ खाड़ी देशों के अंदर बवाल शुरू हो गया। बयान क्या था, जरा इसको देखिए कि इजरायली राजनेता ने बयान क्या दिया। उन्होंने कहा कि आखिरकार हमारी सीमाएं लेबनान से सऊदी अरब के ग्रेट डेजर्ट तक फैलेंगी, फिर भूमध्य सागर से ईरान की फरात नदी तक, और फरात की दूसरी तरफ कौन है? कुर्द है, वो जो हमारे दोस्त हैं। हमारे पीछे भूमध्य सागर है और हमारे सामने कुर्द है, लेबनान है, जिसे वास्तव में इजराइल की छत्र छाया की आवश्यकता है। मेरा मानना है कि फिर हम मक्का, मदीना और माउंट सिनाई पर कब्जा करेंगे और उन जगहों को शुद्ध कर देंगे। यह बयान इजरायली राजनेता एवी लिप्किन का है। इसके बाद बाकायदा नक्शा ही जारी कर दिया गया। 928 ईसा पूर्व का नक्शा इजराइल ने जारी किया। लेकिन सवाल यह है कि क्या ग्रेटर इजराइल मुमकिन है? क्या इसकी संभावना है? तो जरा इन संभावनाओं को भी खंगालते हैं, क्योंकि अभी तक पश्चिम, विशेषकर अमेरिका ने जमीनी हकीकत में बदलाव जो इजराइल ने किया, इजरायली बस्तियों के विस्तार पर कोई खास प्रतिक्रिया नहीं दी है। इजराइल ने कुछ हिंसक निवासियों को बस्तियां स्थापित करने की अनुमति दी तो बाइडेन प्रशासन ने उनकी बहुत स्पष्ट रूप में निंदा की थी। लेकिन सवाल यहां बदल गया है, क्योंकि बाइडेन जा रहे हैं और वहां ट्रंप आ रहे हैं और ट्रंप
नेतन्याहू के सबसे बेहतरीन दोस्त हैं। तो क्या जो बाइडेन ने निंदा की ट्रंप के आते ही, क्या इजराइल और ज्यादा ग्रेटर इजराइल के सपने को पूरा करने की तरफ बढ़ेगा? दरअसल पश्चिमी इजराइल समर्थित देशों ने कोई गंभीर प्रतिक्रिया नहीं दी। उसके पीछे की वजह अमेरिका है, जो बाइडेन है, लेकिन अब वहां ट्रंप होंगे। ग्रेटर इजराइल के मंसूबों को खारिज ना करके भी पश्चिमी देश इजराइल के सपने को पूरा करने में मदद कर रहे हैं। दो स्थिति है, पहली, उन्होंने इजराइल की कड़े शब्दों में निंदा नहीं की। दूसरा, निंदा ना करना और ग्रेटर इजराइल के सपने को खारिज ना करना एक तरीके से अघोषित सहमति भी है। और कमाल की बात यह है कि संयुक्त राष्ट्र चार्टर अभी भी वेस्ट बैंक और गाजा को कब्जे वाला क्षेत्र कहता है, इजरायली कब्जे वाला। कमाल की बात यह है कि अमेरिका और ब्रिटेन इसी चार्टर को मान्यता देते हैं। ग्रेटर इजराइल की अवधारणा का कानूनी पहलू नहीं है, ना ही इजराइल के पास भविष्य में ऐसी योजना को अंजाम देने की सैन्य क्षमता है। लेकिन मान लीजिए कि अगर इजराइल ने ऐसा प्रयास किया तो पश्चिम की अनुमति और सैन्य समर्थन के बिना यह संभव नहीं हो सकेगा। जानकार कहते हैं कि यह चरमपंथी समूहों के लिए राजनीतिक लाइफलाइन है, ठीक वैसे जैसे पाकिस्तान में कुछ लोग खिलाफत के विचार के पक्षधर हैं। लेकिन सवाल यहां अलग है। सवाल यह है कि जिस तरीके से एक दौर में ब्रिटेन ने इजराइल की स्थापना के साथ खाड़ी देशों को कंट्रोल करने की कोशिश की थी, क्या बिल्कुल उसी तरीके से अमेरिका इजराइल को प्रोत्साहित करते हुए, खाड़ी को कमजोर करते हुए वहां कंट्रोल करने की स्थिति पैदा करेगा? क्योंकि अमेरिका अमूमन ऐसा ही करता आया है। लेकिन दो उदाहरण, पहला नक्शा जो इजराइल ने सीधे तौर पर सामने रखा, दूसरा वहां के राजनेता का बयान। लेकिन कमाल देखिए, अब हम आपको एक ऐसी तस्वीर दिखाने वाले हैं जो हमास के खिलाफ जो इजरायली सैनिक मैदान में है, जिन्होंने गाजा को खंडर कर दिया, 45,000 लोगों की जान गई, उनकी वर्दी पर कौन सा बैज लगा था? यह महत्वपूर्ण है। जरा देखिए, जो बैज लगा था, यह बैज बेहद महत्वपूर्ण है। यह जो बैज है, इसको देखिए, और यह बैज उन इजरायली सैनिकों की वर्दी पर बना हुआ है जो हमास के अंदर लड़ रहे हैं, या कहिए जो फिलिस्तीन के अंदर लड़ रहे हैं, जो लेबनान के अंदर लड़ रहे हैं। यह ग्रेटर इजराइल का नक्शा है, वर्तमान इजराइल का नक्शा नहीं है। तो क्या जो सैनिक वहां पर गए हैं वो थियोडोर की उस थ्योरी को सही मानते हुए 928 ईसा पूर्व के नक्शे को जीवंत करने के लिए एक बार फिर से जंग के मैदान में है, और मकसद आतंकियों को मारना नहीं बल्कि ग्रेटर यहूदी साम्राज्य की स्थापना करना है? और क्या ये तमाम सैनिक उसी दिशा में बढ़ रहे हैं? क्योंकि देखिए, जो नक्शा है दरअसल यही ग्रेटर इजराइल का नक्शा है जो उन्होंने जारी किया है, और ये वहां की सेना की वर्दी पर होना यह बताता है कि इजराइल आधिकारिक तौर पर कभी भी इजराइल के उस हिस्से को अपना नहीं मान रहा जिसको ब्रिटेन ने 1948 में उन्हें सौंपा था। हालांकि ब्रिटेन ने जो 1948 में उन्हें सौंपा था, उसके बाद भी फिलिस्तीन के बड़े हिस्से पर इजराइल कब्जा कर चुका है। लेकिन ये तो खाड़ी देशों पर ही सीधे तौर पर कब्जा, यानी कि मुस्लिम वर्सेस यहूदी की वो जंग जो खाड़ी और मुस्लिम राष्ट्रों में आपको आने वाले वक्त में दिखाई दे सकती है। लेकिन जो इजराइल आज ग्रेटर इजराइल की तरफ बढ़ रहा है, वो इजराइल बना कैसे है? आप इस सोच को ही समझ लेंगे तो समझ लेंगे कि क्या वाकई में जो ग्रेटर इजराइल का सपना इजराइल को दिखाया जा रहा है, क्या उसके पीछे कोई एक बड़ी महाशक्ति हो सकती है? दरअसल एक तारीख है 2 नवंबर 1917। यही वो तारीख जब पहला विश्व युद्ध चल रहा था और ब्रिटेन ने पहली बार यहूदी लोगों के लिए फिलिस्तीन में एक देश की स्थापना का समर्थन किया। जिस पत्र के जरिए समर्थन किया गया उसे ही बालफोर घोषणा पत्र कहते हैं। यह वो दौर था जब फिलिस्तीन के इलाके पर ब्रिटेन का नियंत्रण था, और इसका मतलब यह भी था कि उस इलाके का प्रशासन ब्रितानी हुकूमत के हाथों में था। इजरायली बालफोर घोषणा पत्र को आधुनिक इजराइल के गठन की बुनियाद मानते हैं। दूसरी तरफ अरब जगत में एक जमात इस दस्तावेज को उनके साथ किया गया धोखा मानते हैं।
जबकि ऑटोमन साम्राज्य के खिलाफ अरबों ने अंग्रेजों का साथ दिया था। लेकिन कमाल की बात यह है कि अब जो नक्शा दिखाया जा रहा है उसमें अरब कंट्री ही शामिल है और ब्रिटेन के द्वारा जिस इजराइल की स्थापना की गई वो फिलिस्तीन को तोड़कर की गई। तो चलिए बालफोर घोषणा पत्र भी एक्सक्लूसिवली हम आपको दिखा रहे हैं, जिसमें तारीख को भी पढ़िए और इसको भी पढ़िए। ये 2 नवंबर 1917 का है, जिसमें बाकायदा लिखा गया और सहमति मांगी गई है कि भाई हम इस तरीके का प्रस्ताव ब्रिटेन के अंदर लेकर आ रहे हैं जिसमें इजराइल को नए सिरे से गठित किया जाएगा, यरूशलेम को उसकी राजधानी संयुक्त रूप पर रखा जाएगा। हालांकि यरूशलेम को संयुक्त रूप से राजधानी पर इजराइल नहीं माना था, लेकिन इसका उस दौर में बड़ा स्वागत किया गया था और इसके बाद ही इजराइल का गठन हुआ था। लेकिन जो इजराइल का गठन हुआ उसमें एक आंदोलन की बड़ी भूमिका थी। आंदोलन का नाम था जायोनिज्म आंदोलन। और इस आंदोलन को किस तरीके से आगे बढ़ाया गया और क्या ग्रेटर इजराइल की सोच में भी जायोनिज्म आंदोलन का जिक्र है। दरअसल जायोनिज्म इजराइल का एक राष्ट्रवादी आंदोलन है और यह यहूदियों के लिए मातृभूमि की वकालत करता है। राष्ट्रवादी आंदोलन ने इजराइल की स्थापना में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। जायोनिवाद के पीछे बाइबल आधारित आधार है। हमने आपको एक थ्योरी दी थी, थियोडोर हर्जल की थ्योरी। थियोडोर हर्जल को जायोनिज्म का जनक माना जाता है, जिसमें ग्रेटर इजराइल का सपना है। राजनीतिक आंदोलनों की तुलना में जायोनिज्म समय के साथ अधिक विकसित हुआ है और अब जो प्रमाण सामने आ रहे हैं, चाहे वो इजरायली राजनेता का बयान हो, चाहे इजराइल की तरफ से आधिकारिक तौर पर ग्रेटर इजराइल का मैप शेयर करना हो, या जो हमास, हिजबुल्लाह और हुती से जंग लड़ रहे हैं, जो सीरिया में हैं, जो इस वक्त लेबनान में हैं, जो इस वक्त फिलिस्तीन में हैं, उनके ऊपर ग्रेटर इजराइल का सैनिकों पर बैच होना यह बताता है कि आतंकवाद से लड़ते लड़ते इजराइल शायद ग्रेटर इजराइल की तरफ बढ़ने की कोशिश कर रहा है। लेकिन इजराइल क्या वाकई में पूरे खाड़ी देशों से एक साथ लड़ सकता है? क्योंकि खाड़ी देशों में कई देश ऐसे हैं जिनके पीछे रूस खड़ा हुआ है और यह जंग आपको हर बार रूस वर्सेस अमेरिका ही नजर आएगी। एक तरफ से भड़काया जाएगा तो दूसरी तरफ से लड़वाया जाएगा और खाड़ी में यही चलता आ रहा है। हाल ही में सीरिया के अंदर भी यही हुआ। तुर्की ने जिस तरीके से सीरिया के अंदर अपने संगठन के जरिए विद्रोह कराया, उसमें रूस दरअसल वहां के राष्ट्रपति के साथ खड़ा था। उसके बावजूद वहां से बसद अल असर को भागना पड़ा। बहरहाल इजराइल और संयुक्त खाड़ी के बीच की जंग अभी तक नहीं हुई, लेकिन इजराइल और खाड़ी देशों के बीच कई बार जंग हुई है। उसके परिणाम क्या रहे ये जरा देखिए। क्योंकि इजराइल अपने अरब पड़ोसियों के साथ 4 बड़े युद्ध अभी तक लड़ चुका है। 1948 में मिस्र, जॉर्डन, सीरिया, इराक और लेबनान के साथ अरब इजराइल युद्ध का शुरुआत जो हुई, उसका परिणाम यह रहा कि इजराइल बना और हजारों फिलिस्तीनियों को विस्थापित होना पड़ा था। क्योंकि इस वक्त ब्रिटानिया हुकूमत थी और उन्होंने इजराइल का समर्थन किया और इजराइल का समर्थन करते हुए आज जो विस्तृत देश आपको इजराइल नजर आता है, जो ये है, ये दरअसल 1948 में ही बना। हालांकि जिस दौर में बना था ये इस पूरे फिलिस्तीन के अंदर एक डॉट के आसपास था, लेकिन आज इसमें फिलिस्तीन डॉट के आसपास है और इजराइल लगभग पूरे फिलिस्तीन पर कब्जा कर चुका है, वेस्ट बैंक को अगर छोड़ दिया जाए। 1965 में इजराइल ने स्वेज नहर का राष्ट्रीयकरण करने के बाद मिस्र पर हमला कर दिया था। 1967 के 6 दिन चले युद्ध में इजराइल ने मिस्र, जॉर्डन और सीरिया के खिलाफ जीत हासिल की। इजराइल ने सिनाई प्रायद्वीप, गाजा पट्टी, पश्चिमी तट और गोलान हाइट्स पर कब्जा कर लिया। मिस्र और सीरिया ने 1973 में यहूदी त्योहार योम किप्पुर के दिन इजराइल पर अचानक हमला किया। इजराइल ने हमलों को विफल कर दिया, लेकिन युद्ध के परिणाम स्वरूप काफी नुकसान इजराइल को उठाना पड़ा था। इजराइल ने लेबनान के साथ ही अभी तक 2 युद्ध लड़े हैं। एक 1982 में फिलिस्तीन मुक्ति संगठन के मुद्दे पर और दूसरा 2006 में हिजबुल्लाह के मुद्दे पर। एक 2024 में हिजबुल्लाह के ही मुद्दे पर लेबनान से जंग हुई। ईरान हमास और हिजबुल्लाह को वित्त पोषण देकर इजराइल के साथ छद्म युद्ध में लगा हुआ है। अब जरा समझिए, इन तमाम देशों के साथ
इजराइल की जंग को समझिए और उसको अब ग्रेटर इजराइल के साथ सोच कर देखिए। तो क्या 1948 में ग्रेटर इजराइल का सपना इजराइल ने अपने उदय के साथ ही देखना शुरू कर दिया था? क्योंकि जिन देशों के साथ जंग हुई है, चाहे उसमें इराक हो, लेबनान हो, जॉर्डन हो, सीरिया हो, ये तमाम वो देश हैं, चाहे मिस्र हो, जो आज के तौर में इजराइल, जिसे ग्रेटर इजराइल कह रहा है, उसका हिस्सा है। तो क्या इजराइल ने शुरुआत से ही ग्रेटर इजराइल का सपना देखा था? और क्या वाकई में मुमकिन है? इसको परखने की जरूरत है। लेकिन जिन इजराइल, ग्रेटर इजराइल अपने नक्शे में जिन देशों को दर्शा रहा है, वहां की आबादी क्या है, इसको भी जरा समझने की कोशिश कीजिए कि वहां किस तरीके की स्थिति है और क्या वहां टकराव का फायदा इजराइल उठा सकता है। देखिए, शुरुआत करते हैं मिस्र के साथ। सुन्नी बाहुल्य कंट्री है। दूसरा फिलिस्तीन, सुन्नी बाहुल्य है। लेबनान, मुस्लिम आबादी लगभग 70% है, उसमें 31% सुन्नी है, 32% शिया है। ईरान, मुस्लिम आबादी 97% है, 89% शिया है और 8% सुन्नी है। सऊदी अरब 85% सुन्नी है, 15% शिया है। इराक 55% शिया है और इसमें 40% सुन्नी और 95% कुल मुस्लिम आबादी है। तुर्की के अंदर सुन्नी है, लगभग 100% के आसपास है। जॉर्डन के अंदर 95% सुन्नी मुस्लिम है और सीरिया के अंदर मुस्लिम आबादी 90% है, सुन्नी 74% है और शिया 13% है। और यहां से एक थ्योरी है, यहां से थ्योरी दरअसल यह है कि अभी तक खाड़ी के अंदर जो कहा जा रहा था कि खलीफा की जंग को लेकर शिया और सुन्नी दोनों आमने सामने और उनके बीच एक अलग से जंग है। अगर उन्हें ग्रेटर इजराइल के सपने को रोकना है तो फिर सभी को एक होना पड़ेगा, क्योंकि इसमें सऊदी अरब और ईरान वो देश जो शिया बाहुल्य है और बाकी सुन्नी बाहुल्य है, सबको एक साथ आना पड़ेगा। लेकिन इसके बाद विरोध शुरू हुआ है और विरोध होना चाहिए, क्योंकि आज के दौर में विस्तारवादी सोच, चाहे वो चाइना की रही हो, चाहे वो रशिया की रही हो, चाहे वो आज के दौर में इजराइल की रही हो या हाल ही में अमेरिका ने जो बयान दिया उसकी हो, जिन देशों को लेकर बयान होता है वो विरोध करते हैं। ऐसे ही खाड़ी के उन देशों ने विरोध किया जिनके हिस्से को ग्रेटर इजराइल के अंदर दर्शाया गया, और विरोध करते हुए उन्होंने क्या कुछ कहा, जरा इसको भी एक बार देख लेते हैं। जॉर्डन, कतर, यूएई और फिलिस्तीन, किसने क्या कहा, एक एक करके देखते हैं। जॉर्डन ने कहा कि भ्रामक और अंतर्राष्ट्रीय नियमों का यह साफ तौर पर उल्लंघन है जिस तरीके से ग्रेटर इजराइल का मैप जारी किया गया है। कतर ने क्या कहा, यह नक्शा अंतर्राष्ट्रीय मापदंडों का घोर उल्लंघन है। यूएई कह रहा है कि यह इजराइल की कब्जे वाली विस्तारवादी सोच है, जबकि फिलिस्तीन कह रहा है सभी को मिलकर इजराइल को रोकना होगा, क्योंकि नुकसान सबसे ज्यादा इजराइल ने फिलिस्तीन का ही किया है। फिलिस्तीन के एक हिस्से से इजराइल का जन्म हुआ और देखते ही देखते फिलिस्तीन लगभग इजराइल में बदल चुका है। लेकिन क्या इस पूरे प्लान के पीछे अमेरिका है? क्या इस ऐसे वक्त में ग्रेटर इजराइल का मैप जारी करना, जब अमेरिका में सत्ता परिवर्तन हो रहा है? आप सोचिए, महज 8 से 10 दिन के बाद ट्रंप शपथ लेंगे और उससे पहले इजराइल अगर खाड़ी देशों को बता रहा है कि देखिए हमारा प्लान ये है, तो क्या वो ट्रंप के अप्रूवल के साथ हुआ है? तो क्या पीछे से अमेरिका सपोर्ट कर रहा है? दरअसल अंतर्राष्ट्रीय मामलों पर जानकारी रखने वालों का मानना है कि इजराइल धीरे धीरे और रणनीतिक रूप से पड़ोसियों पर कब्जा कर रहा है। विशेष रूप से फिलिस्तीन से ज्यादा भूमि हड़प रहा है। कई विशेषज्ञ मानते हैं कि ग्रेटर इजराइल पूरी तरह से यहूदी प्लान नहीं है, बल्कि ग्रेटर इजराइल प्लान के पीछे अमेरिका ही है, जिसका उद्देश्य मध्य पूर्व में अपने आधिपत्य का विस्तार करना है। इससे पहले ब्रिटेन की योजना के चलते ही इजराइल राज्य का गठन हुआ था, जिसे बाल्फोर घोषणा पत्र कहते हैं, और वो हम आपको प्रोग्राम में इससे पहले दिखा चुके हैं। लेकिन इजराइल के मंसूबों को पश्चिम की क्या वाकई में मौन स्वीकृति है? और इसीलिए ऐसा किया गया, क्योंकि सोचिए, अगर इजराइल एक नक्शा जारी करता है और पश्चिम राष्ट्रों से उसका विरोध इतना मजम्मत नहीं होता कि इजराइल को अपने नक्शे को वापस लेना पड़े, तो क्या है मौन स्वीकृति?
इजराइल के विस्तार प्लान को लेकर अब तक पश्चिम से कोई खास प्रतिक्रिया नहीं आई। विशेषकर अमेरिका ने जमीनी हकीकत में बदलाव पर कुछ नहीं कहा। वहीं पश्चिम में इजराइल के समर्थक देश भी इस मामले पर मौन है। जानकार ये भी मानते हैं कि ग्रेटर इजराइल के मंसूबों को खारिज ना करके एक तरह से पश्चिम देश इजराइल के सपने को पूरा करने में मदद कर रहे हैं। तो क्या ग्रेटर इजराइल खाड़ी में एक नई जंग को पैदा करेगा जो मुस्लिम वर्सेस यहूदी होगी? और क्या यह मुमकिन है कि 926 साल पुराने नक्शे को 2025 में पूरा कर दिया जाए? अगर ऐसा होता है तो आपको यकीनन एक नई जंग की तरफ दुनिया जाती नजर आएगी। इस प्रोग्राम में फिलहाल इतना ही, लेकिन आप बने रहिए फर्स्ट इंडिया न्यूज के साथ, क्योंकि खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। नमस्कार।